Assalamu alaikum bachcho and welcome back. First of all, I'm sorry for late. I know I shouldn't be late, but sometimes ऐसा होता है कि you got stuck somewhere and फिर आपको जो है ना वो चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करते करते थोड़ा टाइम लग जाता है। वेल लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछला जो चैप्टर था उसमें थोड़ा सा हमारा ग्रामर का पार्ट रह गया था, रमूज औकाफ का। तो हम ये रीडिंग कर लेते हैं, रीडिंग करके उसके बाद फिर हम उसकी तरफ जो है वो मूव कर जाएंगे, क्योंकि उस मैं चाहता हूँ कि जो रमूज औकाफ हैं वो जो उसमें आधे रमूज औकाफ थे, ठीक है, कुछ उसमें दिए हुए थे। सो आई वांट के नेक्स्ट वीक में हम ये वाला चैप्टर आज पढ़ लेते हैं, और इस चैप्टर की एक्सरसाइज में एज सच कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट वीक में जो पहली क्लास होगी उर्दू की, उसमें मैं आपको सारे रमूज औकाफ जो है वो इकट्ठे पढ़ा दूंगा, ठीक है। सो दैट्स माय प्लान। और ये जो सबक है ये बहुत इंटरेस्टिंग सबक है, बहुत मज़े का सबक है। और इसको हम लोग पढ़ते हैं, और इसको लिखा है इशफाक अहमद ने, जो कि 1925 में पैदा हुए और 2004 में इनकी डेथ हुई। और ये मेरी ज़िंदगी के वो जो वन ऑफ द रिग्रेट्स होते हैं आपकी ज़िंदगी के, इट्स वन ऑफ दोज रिग्रेट्स के मैं इशफाक अहमद से मिल नहीं सका। मुझे बड़ा शौक था इशफाक अहमद से मिलने का। और यहाँ पे एक चीज़ जो कि आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर बड़ी आप कह सकते हैं कि एजाज की बात होगी आप लोगों के लिए। वो ये है कि इशफाक अहमद की जो वाइफ थी, बानो कुदसिया, आप लोगों ने उनका नाम सुना हुआ होगा। आपने उनके कुछ इंटरव्यूज भी शायद देखे हों, या उनके वो लोग ना, फिर वो जो पुराने जो राइटर्स हैं उनके क्लिप्स लेके वो रील्स वगैरह बनाते हैं, तो शायद आपने उन्हें कहीं किसी रील में देखा हो, या आपने उनकी कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ी हो, उनके नॉवेल्स पढ़े हों, या उनकी कुछ कोटेशंस वगैरह आपने देखी हों। तो बानो कुदसिया साहिबा जो हैं वो मेरी डायरेक्ट उस्ताद हैं। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने बानो कुदसिया से पढ़ा है। और ना सिर्फ ये कि वो मेरी उस्ताद थी, बल्कि इसके साथ साथ मेरा उनके साथ आई वॉज वेरी अटैच टू हर। जब मैं एफएससी कर रहा था तो हमारी ये रूटीन होती थी कि हम लोग हफ्ते में एक दिन जो है वो लाइक वॉकिंग डिस्टेंस पे तो आप नहीं कह सकते, हमें तकरीबन 30-35 मिनट लगते थे पैदल। दास्तां सराय वो घर था जहाँ पे इशफाक अहमद और बानो कुदसिया रहा करते होते थे। तो हम हफ्ते में एक दिन ज़रूर जाते थे वहाँ पे जाके हम मुफ्त का खाना भी खाते थे। वो हमें चाय बना के पिलाती थी, फिर बीमार रहने लग गई थी तो फिर हम उनके लिए चाय बना दिया करते थे। तो बड़ा एक वो, वेन एवर आई थिंक अबाउट इशफाक अहमद या बानो कुदसिया के मुतालिक, तो वो पूरा का पूरा जो मंजर है वो आंखों के सामने घूम जाता है। वो सारा बचपना, वो लड़कपन की यादें, वहीं पे बैठ के। और ये वो जगह थी जहाँ से किताबें पढ़ने का शौक पहले भी था, लेकिन और ज़्यादा हुआ। और इशफाक अहमद घर पर नहीं होते थे। नहीं, इशफाक अहमद की तो 2004 में डेथ हो गई थी ना। इशफाक अहमद की 2004 में डेथ हो गई थी। और मेरा जो एफएससी का जो ईयर था दैट वाज 2007 एंड 8, ठीक है, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो और दैट वाज काइंड ऑफ एन ओपन बैठक। वो एक जिस तरह ओपन बैठक होती है ना, लोग आते थे मिलने के लिए, बानो आपा बैठी होती थी, बातें उनसे बातें करना, तो वो एक बड़ी एक कल्चरल चीज थी। एंड आई जस्ट आई एम स्टॉपिंग माई सेल्फ कि मैं वो सारी बातें जो हैं, बजाय इसके कि मैं अपने बचपन की और अपनी यादें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने लग जाऊं, तो वी शुड गेट टू द लेसन। और ये बहुत ही मजे का सबक है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक उस्ताद अदालत के कटहरे में, और इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी हो चुकी है, अ टीचर इन द कोर्ट, अ टीचर इन द कोर्ट के नाम से। तो चलें जिसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इल्म के बारे में इंसान हमेशा सरगर्दां रहा है। सरगर्दां रहा है। सरगर्दां का मतलब ये है, अगर इसका मैं आपको लफ्जी तर्जमा करके बताऊं तो गर्द बोलते हैं मट्टी को। सरगर्दां रहा है यानी अपने सर में मट्टी डलवाता रहा है। तो सरगर्दां का क्या मतलब है कि कोशिश करता रहा है। इल्म के बारे में इंसान हमेशा कोशिश करता रहा है, और आज के दौर में हुसूल इल्म के लिए यानी इल्म हासिल करने के लिए बहुत सी कोशिशें सही, गलत, कमज़ोर, पेचीदा, खमीदा सूरत इख्तियार करती जा रही हैं। खमीदा का मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है। यानी कि जब कोई चीज़ बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, कोई चीज़ बिल्कुल एक अपनी आखिरी हालत में पहुंच जाती है, तो हम कहते हैं कि ये खमीदा हो चुकी है, यानी कि टेढ़ी हो गई है, खराब हो गई है।
यानी यहाँ पे राइटर जो हैं वो ये कहना चाहते हैं कि इल्म के हुसूल के लिए मुख्तलिफ तरीके की कोशिशें जो हैं वो की जाती हैं। कुछ लोग सही तरीके से इल्म हासिल करते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से हासिल करते हैं, कुछ लोगों का इल्म हासिल करने का तरीका बड़ा कमज़ोर होता है, कुछ लोगों का तरीका जो है वो बड़ा पेचीदा होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, कुछ लोगों का जो तरीका है वो बड़ा फॉल्टी होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारी कोशिशें हैं, ये इंसान के लिए, इंसान के एक बेहतर मुस्तकबिल की नवीद के लिए, एक बेहतर मुस्तकबिल की खबर के लिए। नवीद का मतलब होता है खबर, एक जो अच्छी खबर होती है, खुशी की खबर होती है, उसको नवीद कहा जाता है। यानी राइटर ये कहते हैं कि जिस तरीके की भी कोशिशें हो रही हैं, ये इंसान के एक बेहतर मुस्तकबिल की नवीद के लिए यकीनन मुमिद, मुमिद ये लफ्ज़ है, मुमिद। मुमिद का मतलब है मदद करने वाली, और मुआविन का मतलब भी यही होता है, मदद करने वाली, मुआवनत करने वाली। कि ये तमाम की तमाम कोशिशें जो हैं, ये ज़रूर जो हैं वो इंसान की मददगार साबित होंगी। अब ये एक तरह से कह लें कि ये एक तमहीद है। अब यहाँ से इसके बाद जो है वो असल कहानी जो है वो शुरू होती है। तो और ये इशफाक अहमद जो है वो दर हकीकत आपको अपनी एक कहानी बता रहे हैं जो कि सच्ची कहानी है। अच्छा, तो कहते हैं कि इल्म हासिल करने के लिए जब हम भाई अपने गांव से लाहौर आए, तो हमारे अब्बा जी ने एक घर ले दिया, यानी एक घर जो है वो किराए पर ले दिया, फ्लैमिंग रोड। अब फ्लैमिंग रोड जो है ये एक लाहौर के अंदर एक जगह का नाम है, ठीक है, एक रोड है फ्लैमिंग रोड। वहाँ अख्तर शिरानी रहते थे। अब अख्तर शिरानी जो हैं ये उर्दू के एक बहुत ही मोतबर, बहुत ही नामवर शायर थे, ठीक है, अख्तर शिरानी। और अख्तर शिरानी की सेकेंड ईयर में जाके आप एक नज़म भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्लैमिंग रोड, वहाँ अख्तर शिरानी रहते थे। तो इशफाक अहमद कहते हैं कि मैं तो चूंकि फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था, इसलिए उनके नाम से या उनके काम से इतना आशना नहीं था, यानी कि इतना वाकिफ नहीं था, ठीक है, इतना मैं उनके नाम, उनके काम के मुतल्लिक इतना जानता नहीं था। लेकिन मेरे बड़े भाई उनको जानते थे और उनकी बड़ी कद्र मंजिलत करते थे, यानी कि उनकी बड़ी बड़ी इज्जत करते थे। बहरहाल, जहां हमारे अब्बा जी ने और बहुत सारी मेहरबानियां की थी, वहां ये कि एक खानसामा, खानसामा जो है वो बावर्ची को बोलते हैं, शेफ को बोलते हैं, एक खानसामा भी दिया, यानी एक बावर्ची भी हमें साथ दे दिया जो हमारा खाना पकाता था। अभी यहाँ पे मैं आपको इशफाक अहमद के मुतल्लिक बताऊं तो इशफाक अहमद जो हैं ये बड़े एक जमींदार घराने से थे, और मतलब काफी अमीर फैमिली से इनका ताल्लुक था। और जो है वो ब्यूरोक्रेट भी थे। सारी जिंदगी जो है वो इन्होंने बड़े 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 ओहदों के ऊपर इन्होंने जो है वो जॉब्स की। तो बड़े एक मतलब ना एक बड़े कैरिज्मेटिक किस्म की उनकी पर्सनालिटी थी, ठीक है। अभी आप लोग तो जो हैं आप लोगों की तो तरजीहात ही बड़ी अलग सी होती हैं। और फैसल, आपने ये जो सवाल किया था, मुझे बड़ा अजीब सा लगा है कि मतलब आप लोग किस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं और किस तरीके के आपके बड़े लेम लेम से जोक्स होते हैं। और आई मीन आई फेल्ट वेरी बैड कि आई मीन वेरी सॉरी टू से कि आई वॉज टेलिंग यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और उस पर आपने ये वाला सवाल इस तरीके से पूछा। तो मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि आप मेरे शागिर्द हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ट्रुथ बी टोल्ड, दो दो द हेवंस फॉल, मुझे बड़ा अफसोस हुआ आपके इस जुमले के ऊपर जो आपने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आई फेल्ट वेरी बैड अबाउट इट। बहरहाल, तो वो कहते हैं कि जी अब्बा जो हैं उन्होंने हमें एक बावर्ची भी दे दिया जो हमारा खाना पकाता था, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था अब्दुल। अब्दुल को जिंदगी में दो बड़े शौक थे। एक तो उनको अंग्रेजी बोलने का, अंग्रेजी तालीम हासिल करने का, मतलब जो उनका जो बावर्ची था, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा अंग्रेजी ही को इल्म समझा जाता है, और अंग्रेजी के हुसूल के लिए, यानी अंग्रेजी सीखने के लिए जान लड़ाई जाती है, जान लड़ाई जाती है, यानी कि बहुत कोशिश की जाती है। तो अब्दुल को भी उसका बड़ा शौक था। और दूसरे उसको अच्छी कन्वेंस, अच्छी कन्वेंस मतलब अच्छी गाड़ी का उसको बड़ा चस्का था, ठीक है। कन्वेंस, कन्वेंस आपको पता है ना, गाड़ी को बोलते हैं जो आपका अ, जो आपका मोड ऑफ कम्यूनिकेशन होता है, मतलब आप सवारी गाड़ी, जो भी आप जिस तरह से भी आप इसका तर्जमा करना चाहें। अच्छा, तो कहते हैं ये तो थी बात जो बरसबील तज़किरा, बरसबील तज़किरा, बरसबील तज़किरा, जैसे हम कहते हैं ना यार, ये तो बीच में एक बात आ गई थी कि दौरान गुफ्तगू, मतलब कह रहे हैं कि ये तो एक ऐसी बात थी जो दौरान गुफ्तगू आ गई। मेरा आज का जो मौजू था
वो मैं बताना नहीं चाहता था। प्रोफेसर साहब आज यहाँ तशरीफ फरमा हैं। जिस जमाने में जिस जमाने मैं रूम में लेक्चरर था, जिस जमाने में रूम में लेक्चरर था, तो यहाँ पे राइटर ये कहते हैं कि मैं रूम में क्या था, लेक्चरर था। और इशफाक अहमद जो हैं वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाते भी रहे अपने करियर के इब्तदाई दिनों में। ठीक है। हिबा इज सेइंग सर इट मीन्स कि हम ये फख्र से कह सकते हैं कि हमने एफएससी में, एग्जैक्टली यस, यस यू कैन से दैट हिबा। आप ये कह सकते हैं कि हमने एफएससी में या आप ये कह सकते हैं कि जो बानो कुदसियां हैं वो हमारी दादी उस्ताद हैं। तो हमारे टाइम पे ना ये होता था कि जी, उस्ताद का जो उस्ताद होता है वो आपका दादा उस्ताद होता है, क्योंकि उस्ताद आपका रूहानी बाप होता है ना। तो उस्ताद का जो उस्ताद है वो आपका दादा उस्ताद होता है, और उस्ताद की जो उस्तानी है वो आपकी दादी उस्तानी है। राइट। और पुराने जमाने में इस चीज को बहुत ज्यादा इस चीज को लोग जो है वो लेगेसी के तौर पे लेते थे, लेगेसी के तौर पे। और कभी आप जो उलमाए कराम हैं उनके पास आप जाके बैठे तो उलमाए कराम जो है वो इस चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं कि मतलब मेरे जो उस्ताद हैं उन्होंने डायरेक्ट फुलां से पढ़ा है, कि फुलां मेरे दादा उस्ताद हैं। ठीक है। तो ये चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा वैल्यू रखती हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनके उन लोगों के लिए वैल्यू रखती हैं जो इन चीजों को वैल्यू करते हैं। जो इन चीज़ों को वैल्यू नहीं करते उनके लिए जो है वो ये चीज़ें वैल्यू नहीं रखती। मैं जब मास्टर्स कर रहा था, एमए इंग्लिश कर रहा था, तो हमारी एक मैम थी। वो वेरी रिसेंटली, मतलब हमारा शायद थर्ड सेमेस्टर चल रहा था या सेकंड सेमेस्टर खत्म हुआ था, तो वो पीएचडी करके वापस आई। अच्छा, इसी तरीके से लैंग्वेज के अंदर भी काफ़ी लोग हैं कि जिनका बड़ा बड़ा नाम है। तो उनमें एक लैंग्वेज के एक स्कॉलर हैं, एक बहुत बड़े फिलोसफर हैं, नॉर्मन फेयर क्लाफ उनका नाम है। ठीक है, नॉर्मन फेयर क्लाफ। तो वो उन्होंने अपनी पीएचडी में नॉर्मन फेयर क्लाफ से पढ़ा था। ठीक है, नॉर्मन फेयर क्लाफ उनके टीचर थे, जो कि लैंग्वेज के अंदर एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है। जब वो वापस आई तो जो स्टूडेंट्स थे बाकी डिपार्टमेंट्स के, यानी कि बाकी जो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते थे, वो जाके उनकी क्लासेस में बैठा करते थे कि यार हम ये कह सकें कि हमने ऐसी टीचर से पढ़ा है जिसने नॉर्मन फेयर क्लाफ से पढ़ा है। तो ये चीजें जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं और इन चीजों को बहुत ज्यादा क्रेडिट किया जाता है। वेल एनी हाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कहते हैं कि ये तो बात जो थी वो बरसबीले तस्करा आ गई। मेरा आज का जो मौजू था वो मैं बताना नहीं चाहता था। प्रोफेसर साहब आज तशरीफ फरमा है। जिस जमाने में रूम में लेक्चरर था, रोम में लेक्चरर था, रोम यूनिवर्सिटी में, और मैं सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर था। अब यहाँ पे इशफाक अहमद जो है वो अपनी कहानी आपको बताना शुरू कर। तो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में छुट्टियां थी, गर्मियों का ज़माना था। दोपहर के वक्त रेडियो स्टेशन पर मुझे उर्दू ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ती थी। तो जब इशफाक अहमद जो थे ये रोम में जब पढ़ाते थे, तो उस वक्त ये रेडियो पाकिस्तान के साथ भी वाबस्ता थे, और रेडियो पाकिस्तान के साथ ये तकरीबन सारी ज़िंदगी ही वाबस्ता रहे। ठीक है। तो कुछ प्रोग्राम करते होंगे उस वक्त रेडियो के ऊपर। और अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और भी मज़े की चीज़ बताऊं। मैंने अपने करियर के वेरी अर्ली डेज में मैंने रेडियो पाकिस्तान में एज अ ब्रॉडकास्ट एंकर भी काम किया है। ठीक है, फॉर अराउंड 8 मंथ्स। ठीक है, रेडियो पाकिस्तान पे मेरा प्रोग्राम आता होता था 2 घंटे का, 10 बजे से 12 बजे तक, मंजरनामा के नाम से। तो रेडियो का भी मुझे एक्सपीरियंस है, तो वो सारी की सारी चीजें ना, आई 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 फील दीज थिंग्स वेरी रिलेटेबल। तो वो कहते हैं कि मुझे रेडियो स्टेशन पर जो है वो ब्रॉडकास्टिंग करनी पड़ती थी। तो यस, यस आरिज, दैट्स राइट। तो वो कह रहे हैं कि लौट के आ रहा था, तो ख्वातीन हजरात, अब ये ना बड़े एक आपको यहाँ पे इनका जो कहानी बताने का जो अंदाज है इशफाक अहमद का, और कहानी लिखने का जो इनका अंदाज है, वो ऐसे है कि जैसे कोई आदमी आपके सामने बैठा हुआ है और आपको वो कहानी सुना रहा है। और इशफाक अहमद का एक लेटर ईयर्स के अंदर एक टीवी पे प्रोग्राम भी आता था जाविया के नाम से। और वो जाविया का प्रोग्राम जो होता था वो भी हम बड़े गौर से सुना करते होते थे। ठीक है, लेकिन तब हम बिल्कुल बच्चे थे, इतना समझ नहीं आता था। लेटर ऑन जब हम यूनिवर्सिटी में गए, वहां पे हमें पता चला, इशफाक अहमद को पढ़ना स्टार्ट किया, बानो कुदसिया के थ्रू हमें इशफाक अहमद का पता चला। ठीक है। तो फिर हमने उनकी किताबें खरीदी, उनकी किताबें खरीद के पढ़ते थे, फिर उनकी किताबें हमें बानो कुदसिया से, हमें उनकी लाइब्रेरी से हम चुरा के पढ़ा करते होते थे, वहीं पे बैठ के पढ़ा करते होते थे। तो बहुत सारी यादें हैं जो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है
वो बीच में जमन में आती हैं। तो बात ऐसे है कि जाविया जो इनका प्रोग्राम चलता था, इशफाक अहमद साहब का, अभी आपको इवन यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। तो उसमें भी वो इस अंदाज से बात करते हैं कि जैसे वो आपको कहानी सुना रहे हैं। तो कहते हैं कि लौट के आ रहा था, यानी वापस आ रहा था, तो खवातीन और हजरात, रोम में, रोम आपको पता है ना, एक शहर है, इटली के अंदर एक शहर का नाम है। रोम में दोपहर के वक्त सब लोग कैलूला करते थे। कैलूला मतलब पावर नैप, यानी कि वो जो आप थोड़ी देर के लिए दिन को सोते हैं, तो इसको उसको उसको बोलते हैं कैलूला करना। ठीक है। किस चीज की रिकॉर्डिंग्स? शारिफ, किस चीज की रिकॉर्डिंग्स बेटा? आप जाविया प्रोग्राम का, जाविया का पूछ रहे हैं या जो मेरी रेडियो की थी? नहीं नहीं, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, शायद कुछ हो, लेकिन आई डोंट थिंक कि मेरे पास होंगी। शायद पीटीवी की, उसकी रेडियो पाकिस्तान की वेबसाइट पे शायद पढ़ी हूँ। तो बहरहाल मेरे पास उसकी कोई रिकॉर्डिंग्स वगैरह नहीं है। इशफाक अहमद जो थे वो नॉवलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, ठीक है, एसेइस्ट भी थे। उन्होंने एसेज भी लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, नॉवेल्स भी लिखे हैं, ड्रामाज भी लिखे हैं। और इशफाक अहमद के लिखे हुए जो ड्रामाज हैं वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर वो फिल्माइज भी हुए हैं। भाई इशफाक अहमद जो है वो उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, मन चले का सौदा, बाबा साहबा, गडरिया, तो ये मतलब बहुत मजे की, एक मोहब्बत सौ अफसाने, ठीक है, तो ये इनकी बड़ी मशहूर किताबें हैं, जो तकरीबन हर उर्दू अदब से मोहब्बत करने वाले ने ही पढ़ी होती हैं। अच्छा, तो चले हम सबक की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि लौट के वापस आ रहा था, तो ख्वातीन हजरात, रोम में दोपहर के वक्त सब लोग कैलूला करते थे, 4 बजे तक सोते थे, और रोम की सड़कें तकरीबन खाली होती थी। और कारपोरेशन ने ये इंतजाम कर रखा था कि वहां पर पानी के हौज लगाकर, ठीक है, यानी पानी के पाइप्स लगाकर सड़कें धोते थे। और शाम तक सड़कें ठंडी भी हो जाती हैं, खुशगवार भी हो जाती हैं, साफ भी हो जाती हैं। तो कहते हैं कि वो सड़कों को धो रहे थे। इक्का दुक्का, यानी बहुत कम, कोई ट्रैफिक की सवारी आ जा रही थी, तो मैं अपनी गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। तो कहते हैं मैंने देखा कि गोल दायरा है, उसके ऊपर से मैं चक्कर काट के आऊंगा, फिर मैं अपने घर की तरफ मुड़ूंगा। तो ये बड़ी बेहुदा बात है, बीच में चलते हैं। ये नहीं, वो जो पाकिस्तानी कल्चर होता है कि यार शॉर्टकट मार लेते हैं। कहता है कि मैंने सोचा कि यार ऊपर से क्या चक्कर काट के आऊंगा, तो कहते हैं मैंने सोचा कि मैं बीच में ही चला जाता। इस वक्त कौन देखता है, दोपहर का वक्त है। तो कह रहे हैं कि मैं बीच में गुजरा, वहां एक सिपाही खड़ा था। उसने मुझे देखा और उसने परवाह नहीं दी, जाने दिया कि ये जा रहा है, ये नौजवान तो कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं कि जब मैंने देखा शीशे में से गर्दन घुमा के, कुछ मुझे थोड़ा सा याद पड़ता है। तो कहते हैं कि कहते हैं कि मैं तंजन मुस्कुराया। कह रहे हैं कि मैं ना मुस्कुराया कि मतलब मैं यहाँ से गुजर गया हूँ इशारा तोड़ के, और मतलब पुलिस वाले ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, वही जो जिस तरह हम पाकिस्तान में करते हैं। कहते हैं कि कुछ अपनी फेट के ऊपर और कुछ अपनी कामयाबी के ऊपर। कह रहे हैं कि मतलब मैं जिस तरह हम लोग नहीं करते, इशारा तोड़ के गुजर जाते हैं तो फिर बड़े खुश होते हैं कि पुलिस वाले ने देखा नहीं। कह रहे हैं कि मैंने खुशी मनाने के लिए एक मुस्कुराहट का फूल उसकी तरफ फेंका। मुस्कुराहट का फूल के मतलब मैं उसकी तरफ देख के मुस्कुराया। जब उसने ये देखा कि जब उसने ये देखा कि इसने मेरी ये इज्जत की है, तो उसने सीटी बजा के रोक लिया। मतलब कहते हैं कि मैंने उसको ना ऐसे करके थोड़ा सा चिढ़ाया। अब वहां पे सीटी बजना मौत के बराबर थी, और रुकना भी। तो कह रहे हैं मैं रुका, वो आ गया और आके खड़ा हो गया। पहले सैल्यूट किया, पहले मतलब सैल्यूट किया मतलब सलाम किया। कह रहे हैं कि विलायत में, यानी कि विलायत से मुराद क्या है, बैरून मुल्क, यानी यहाँ पे विलायत से मुराद है यूरोप। कहते हैं कि यूरोप में रिवाज है कि जब भी आपका चालान करते हैं, आपको पकड़ना होता है, तो सबसे पहले सैल्यूट मारते हैं। तो कह रहे हैं कि तो उसने खड़े होकर सैल्यूट मारा। अब मैं अंदर थर थर कांप रहा हूँ। शीशा मैंने नीचे किया तो मुझे कहने लगा कि आपका लाइसेंस। तो मैंने कहा कि फर्ज करें जिसके पास इसका लाइसेंस ना हो तो फिर वो क्या करे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका चालान कर देता हूँ। पर्ची फाड़ के, पर्ची फाड़ के तो ये आप ले जाएंगे और जुर्माना अदा कर देंगे। तो कह रहे हैं कि मैं तो ऐसे ही मांग रहा था।
मैंने कहा कि मुझसे गलती हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि गलती हो गई थी तो चले जाते। उसने बगैर मुझसे पूछे कॉपी निकाली और चालान कर दिया। और चालान भी बड़ा सख्त, 12 आने जुर्माना। अब ये 12 आने ना आपको अपनी करेंसी में बता रहे हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है उसने वहां पे एक एक 1 यूरो किया हो, आधा यूरो किया हो मे बी। उसने जो है वो 10 शिलिंग्स का कर दिया हो, 20 शिलिंग्स का कर दिया हो। अब एग्जैक्ट तो मतलब हमें भी नहीं पता, और राइटर भी हमें नहीं बता रहे। तो बहरहाल उन्होंने जी जुर्माना कर दिया। कह रहे हैं कि मैंने पर्ची लेकर कहा कि मैं इसको लेकर क्या करूं, ठीक है, कि मैं इसको लेकर कहाँ जाऊं। तो उसने कहा कि नहीं, रोमन करेंसी तो 12 आने नहीं होती। और रोमन करेंसी जो है वो रोम में, जब जिस वक्त रोम एक एम्पायर था तो तब रोमन करेंसी चलती थी ना। अभी तो आपको पता है ना, यूरोप के अंदर यूरो ही चलता है, ठीक है। शिलिंग जो है ये भी एक करेंसी होती है, जिस तरह रुपए के अंदर नहीं होते, रुपए के अंदर पैसे होते हैं, ठीक है। 1 रुपए के अंदर जिस तरह 100 पैसे होते हैं, तो इसी तरीके से आई थिंक एक यूरो के अंदर 100 शिलिंग्स होते हैं, इफ आई एम नॉट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। शिलिंग्स, पेंस, ये सारी की सारी जो है ना, वो पेनी, पेंस, शिलिंग्स, तो ये करेंसीज हैं जो कि यूरो के अगेंस्ट जो है वो चलती हैं, ठीक है। तो मतलब उसने उस जुर्माना कर दिया उसको, और जुर्माना करके चालान जो था वो हाथ में पकड़ा दिया। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं इसको उसको कहाँ लेकर जाऊं। तो उसने कहा कि आपने किसी भी करीबी डॉक खाने में मनी ऑर्डर की खिड़की पर जमा करवा दें, जो जो कैश डिपॉजिट वाली होती है, जहां पे आप जाके बिल्स वगैरह जमा करवाते हैं। बस वहां पे कचहरी नहीं जाना पड़ता, धक्के नहीं खाने पड़ते, बस आपका जुर्माना हो गया। अब आप डाक खाने में देंगे तो बस। तो यहाँ पे तो ये होता है ना कि आप जो है वो जब आपका चालान हो जाता है तो आपको सबसे पहले जाके वो चालान भरना होता है। चालान भर के फिर आप जो है वो जो 15 वाले हैं उनके ऑफिस में जाते हैं। वहां पे जाके आप, वहां से जाके आप जो है वो पुलिस वालों से जो आपका जो लाइसेंस होता है या जो गाड़ी के कागज होते हैं वो वहां से आप जो है वो लेकर आते हैं। तो पंजाब में कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, कैपिटल में थोड़ा डिफरेंट है। आप कैपिटल में वो ये करते हैं कि आपको वो ई चालान भी आप अब तो आ गया है ना, ठीक है, कि वो फौरन से आपको मैसेज आ जाता है। और आपने जो, और आपके लाइसेंस के ऊपर जो है ना वो लगा देते हैं, बैरिकेड्स लगा देते हैं, ठीक है। अभी मेरा भी कुछ 4 महीने पहले जो है वो गलत पार्किंग की वजह से चालान हुआ था। तो वो उन्होंने मुझे बता दिया था कि भाई आपके पास अब इतने टाइम के अंदर अगर आपने 3 चालान आपके और हुए तो आपका लाइसेंस जो है वो 1 साल के लिए आपका लाइसेंस जो है वो हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अच्छा, तो इस तरीके की कुछ चीजें होती हैं। तो बहरहाल वो कह रहे हैं कि वहां पे ये होता है कि आपने सिंपल जो है वो चालान जमा करवाना होता है जाके पोस्ट ऑफिस में। तो कह रहे हैं कि जब मैं चालान करवा के आ गया तो मैंने अपनी लैंड लेडी से कहा, मैं लैंड लेडी वो जो घर की मालकन थी, तो मैंने अपनी लैंड लेडी से कहा कि मेरा चालान हो गया है। कहने लगी आपका? मैंने कहा जी जी मेरा हुआ है, तो मैं क्या करूं। अब उनको ऐसे लगा कि जैसे हमारे घर में जैसे एक बड़ा मुजरिम रहता है। और उसने अपनी बेटी को बताया कि प्रोफेसर का चालान हो गया। बुढ़ी माई थी, यानी कि बूढ़ी औरत थी, उनकी एक सास थी, उसको भी बताया। सारे रोते हुए मेरे पास आए। मतलब वो दर हकीकत यहाँ पे वो बताना ये चाह रहे हैं आपको कि वहां पे कानून तोड़ना जो है उसको कितनी बुरी बुरी चीज समझा जाता है। तो कहते हैं कि मैं बड़ा डरा कि या अल्लाह ये क्या। कहने लगे शरीफ आदमी लगता था, अच्छे खानदान का, अच्छे घर का लगता था। हमने तुझे ये किराए पे कमरा भी दिया हुआ है, लेकिन तू ऐसा नहीं निकला। खैर, घर खाली करने को तो नहीं कहा। जो बुढ़ी माई आई थी उसकी उनकी सास, उसने कहा हो तो गया है बरखुरदार चालान, लेकिन किसी से जिक्र ना करना, मोहल्लेदारी का मामला। यानी वो ये कह रहे हैं, दर हकीकत यहाँ पे आपको जो चीज राइटर जो है वो बताना चाहते हैं वो ये है कि उस कल्चर में जो कानून तोड़ना है उसको कितनी बुरी चीज समझा जाता है। हमारे यहाँ तो मतलब कानून तोड़ना, चालान हो जाना, ये तो एक आम सी चीज समझी जाती है ना। लेकिन वो मतलब वहां पे कानून तोड़ने को राइटर आपको ये बताना चाहते हैं कि एक बहुत ही जो है वो बुरी चीज समझी जाती है। अच्छा, तो अगर उनको पता चल गया मतलब वो जो औरत थी ना उसने कहा कि भाई आपने किसी को बताना नहीं है कि मेरा चालान हुआ है,
क्योंकि अगर मोहल्ले वालों को पता चल गया कि इसका चालान हुआ है तो बड़ी रुसवाई होगी, यानी बड़ी बेइज्जती होगी, लोगों को पता चलेगा। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं पता नहीं लगने दूंगा। अब वो कह रहे हैं कि मेरी लाउबाली तबीयत, लाउबाली तबीयत वो जो होती है ना, आपकी जो गैर संजीदा तबीयत होती है, जो इमेच्योर नेचर होती है, मतलब 26 साल की उम्र थी। तो कहते हैं कि चालान जेब में डाला और निकल गया दोस्तों से मिलने। कह रहे हैं कि अगले दिन मुझे जमा करवाना था, भूल गया, फिर सारा दिन गुजर गया। उससे अगले दिन मुझे उसूलन, ठीक है, यानी कि उसूल के मुताबिक मुझे उससे अगले दिन जमा करवा देना चाहिए था। तो कह रहे हैं कि मैंने कपड़े बदले तो पुराने कोट में रह गया। तो कहते हैं कि शाम के वक्त मुझे एक तार मिला। तार जो है ना, वो जो फैक्स फैक्स आती होती थी ना, ठीक है, जो उस जमाने में फैक्स, मतलब वो जो है ना, एक तरह से कह लें कि जो जिस तरह से खत होता है, ठीक है, फिर इसी तरीके से खत से थोड़ा सा फास्ट होता है तार, ठीक है, तार। तो कह रहे हैं कि शाम के वक्त मुझे एक तार मिला, यानी आप आसान अल्फाज में आप ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि शाम के वक्त मुझे एक खत मिला। अच्छा, खालिद इज आस्किंग सर इन विच ईयर डिड यू डू योर एफएससी। मेरा जो एफएससी का साल था वो बेटा था 2007-8, 2007-8, दैट वाज माय बैच, ठीक है, दैट वाज माय बैच 7 और 8। अच्छा, तो कह रहे हैं कि शाम के वक्त जो है मुझे एक तार मिला कि मोहतरमी जनाब प्रोफेसर साहब, फलां फलां मकाम पर, फलां चौराहे पर, यानी फलां चौक पर आपका चालान कर दिया गया था, फलां सिपाही ने आपका चालान किया था, ये नंबर है आपके चालान का, और आपने अभी तक कहीं भी चालान के पैसे जमा नहीं कराए। ये बड़ी हुक्म उदूली है, हुक्म उदूली है, यानी कि ये हुक्म की खिलाफ वर्जी है। बराए मेहरबानी मेहरबानी फरमाकर इसे जमा करवा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और ये तकरीबन 21 रुपए का तार था, ठीक है, यानी कि वो जो मुझे जो फैक्स आया था, ठीक है, तो वो 21 रुपीज जो है ना, वो कह रहे हैं कि मुझे उसके चार्जेस पड़े। मैंने सारे लफ्ज गिने, मुझसे ये कोताही हुई कि मैं फिर भूल गया, और उनका फिर एक तार आया, यानी कि तार से मुराद एक नोटिस जो था वो बैंक, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उनको नोटिस आ रहा था। कह रहे हैं कि मैं फिर भूल गया, उनका फिर एक तार आया कि अगर आप अभी जमा नहीं करवाएंगे तो फिर हमें अफसोस है कि कोर्ट में पेश कर देना पड़ेगा। कह रहे हैं कि मुझसे कोताही हुई, यानी मुझसे गफलत हुई, मैं फिर नहीं जा सका। तो तब मुझे कोर्ट से एक समन आ गया। अब समन जो है ना, समन का मतलब होता है बुलावा, ठीक है, और कोर्ट से जब समन आता है तो समन का मतलब ये है कि आप मतलब जब आपको कोर्ट से समन आता है ना, समन इशू हो जाता है, मतलब फुलां को समन जारी हो गया है। तो समन का मतलब ये है कि अब आपने हर सूरत कोर्ट में पहुंचना ही पहुंचना है। मतलब कोर्ट आपको बुलाती है, पेशी जिसको हम लोग ना उर्दू में कहते हैं पेशी, पेशी पे जाना। आप एक पेशी आपने छोड़ी, जज आपको, अब अगली पेशी पे आप चले गए, आपने जाके एक्सप्लेन कर दिया कि जी मैं पिछली दफा मैं इस वजह से नहीं आ सका कि लेट्स सपोज मैं बीमार था, या मुझे कोई मीटिंग अटेंड करनी थी, या मुझे फलां काम था। लेकिन आप पहली दफा नहीं गए, दूसरी दफा नहीं गए, तीसरी दफा नहीं गए, तो उसके बाद फिर जो अदालत है वो आपको समन जारी करती है। समन में ये होता है कि अदालत आपको ये कहती है कि भाई जो मर्जी आपके दूसरे काम है उन सबको आप छोड़ें और आप अदालत, आपने लाजमी आना ही आना है। तो समन जो है ना, वो उस पर फिर आपको जाना ही जाना पड़ता है। अब उनको आ गया जी अदालत से समन कि फलां तारीख को अदालत में पेश हो जाएं, और ये जो आपने हुक्म उदूली की है, कानून तोड़ा है, इसके बारे में आपसे पूरा इंसाफ किया जाएगा। कह रहे हैं कि अब मैं डरा, मेरी सिट्टी गुम हुई, सिट्टी गुम हुई कि मेरे होश उड़े, परेशान हुआ कि अब मैं दयारे गैर में हूं, यानी कि एक मैं अजनबी मुल्क में हूं, कोई मेरा हामी व नासिर मददगार नहीं है, कोई मेरी हिमायत करने वाला, मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। मैं किसको अपना वाली बनाऊंगा, मतलब मैं किसको अपना वाली का मतलब होता है साथी, वारिस, कि मैं अब किसको अपना जो है ना वो यहाँ पे अपना अपना साथी किसको बनाऊं। तो कह रहे हैं कि मेरा डॉक्टर था, और डॉक्टर बाल्दी उसका नाम था, नौजवान था। तो मैंने उसे कहा कि यार मुझे वकील कर दो, कि मुझे, मतलब आप जाहिर बात है जब आप अदालत में पेश होते हैं तो अदालत में आप ऐसे ही तो मुंह उठा के तो नहीं चले जाते ना, फिर आपको थ्रू लॉयर आपको जाना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार, अपने उस डॉक्टर से कहा कि यार मुझे कोई वकील कर दो, वकील कर दो मतलब कि मुझे कोई वकील जो है वो हायर कर दो।
तो उसने कहा कि मेरा एक दोस्त है, उसके पास चलते हैं। उसके पास गए। उसने कहा कि ये थोड़ा पेचीदा हो जाएगा अगर मैं गया अदालत में। बेहतर ये है कि प्रोफेसर साहब जाएं और जाकर खुद फेस करें और अदालत की खिदमत में ये अर्ज कर दें कि मैं चूंकि इस कानून को ठीक तरीके से नहीं जानता था, मैं यहाँ पर एक गैर मुल्की हूँ, तो मुझे माफी दी जाए, मैं ऐसा आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। अब ये वकील ने क्या दिया, एक मशवरा दिया कि अगर मैं जाऊंगा तो फिर थोड़ा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। सिंपली ये चले जाएं और कहें कि भाई नया मुल्क था, मुझे यहाँ के कानून वगैरह जो थे उनका पता नहीं था, तो बस मुझसे गलती हो गई है, तो मुझे आप माफ कर दें। तो कहते हैं, मैंने कहा ठीक है। चुनाचे मैं डरता चला गया। कह रहे हैं कि अगर आपको रोम जाने का इत्तेफाक हो तो पैलेस ऑफ द जस्टिस, तो पैलेस ऑफ द जस्टिस मतलब यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि वो कैसी जगह है। कह रहे हैं कि पैलेस ऑफ द जस्टिस वो रोमन जमाने का एक बड़ा वसी व अरीज मैदान है, यानी कि एक बड़ा एक खुली एक इमारत है। उसे तलाश करते करते हम अपने जज साहब के कमरे में पहुंचे, तो वो वहां तशरीफ फरमा थे। मुझे तरतीब के साथ बुलाया गया तो मैं चला गया। अब बिल्कुल मेरे बदन में रूह नहीं है, मैं तो डरा हुआ हूं, मैं खौफजदा हूं, और कांपने की भी मुझ में जरूरत नहीं है, इसलिए कि तशन्नुज जैसी कैफियत हो गई थी। तशन्नुज जो है ना, ये एक तरह की एक बीमारी होती है जिसमें आपका खून जो है ना वो सुखाड़ना शुरू हो जाता है। खून आपका बिल्कुल ऐसे ना जकड़ जाता है आपका। तो एक कह रहे हैं कि इसलिए कि तशन्नुज जैसी कैफियत हो गई थी, यानी कि मैं बिल्कुल ऐसे, मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया था। तो उन्होंने हुक्म दिया कि आप खड़े हो इस कटहरे के अंदर। वो जो कोर्ट के अंदर जो है वो आप वो जो बने हुए होते हैं, जो इंटेरोगेशन जो बार होती है, बिहाइंड द बार जिसको कहा जाता है, तो आप कटहरे के अंदर खड़े हो जाएं। अब कह रहे हैं कि अदालत ने मुझसे पूछा कि आपका चालान हुआ था और आपको ये हुक्म भी दिया गया था कि आप ये 12 आने डाकखाने में जमा करवाएं, क्यों नहीं करवाया? तो कहते हैं, मैंने कहा कि मुझसे कोताही हुई, मुझे करवाने चाहिए थे, लेकिन मैं, उसने कहा कि कितना वक्त अमले का जाया हुआ। अमला मतलब स्टाफ, आपने नहीं जमा करवाए, तो उस पे अच्छा फिर वेस्ट में ये भी बड़ा कल्चर है ना कि जब आप गिल्टी होते हैं तो उसमें हुकूमत का जितना भी खर्चा हुआ होता है आपको पकड़ने तक, वो सारा का सारा फिर आपको चार्ज करती है वहां की गवर्नमेंट। ठीक है। तो इसलिए भी लोग वहां पे ना कानून तोड़ने से डरते हैं। तो उन्होंने मतलब वो जिस तरीके से टिपिकल तरीका होता है, उन्होंने कहा कि जी अमले का कितना वक्त जाया हुआ, पुलिस का कितना वक्त जाया हुआ, अब कितना जस्टिस का हुआ, यानी अदालत का कितना वक्त जाया हो रहा है, और आपको इस बात का एहसास होना चाहिए था। हम इसके बारे में आपको कड़ी सजा देंगे, कड़ी सजा देंगे यानी सख्त सजा देंगे। तो कहते हैं, मैंने कहा कि मैं यहाँ पर एक फॉरेनर हूँ, परदेसी हूँ, जैसा हमारा बहाना होता है, मैं कुछ ज्यादा आदाब नहीं समझता, मतलब मैं यहाँ का तौर तरीका नहीं समझता, कानून से वाकिफ नहीं हूं, तो मेरे ऊपर मेहरबानी फरमाएं। तो उन्होंने कहा कि आप जबान तो ठीक ठाक बोलते हैं, वजाहत कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? तो कहते हैं कि मैं चुप करके खड़ा रहा। फिर उन्होंने पूछा कि अदालत आपसे पूछती है कि आप कौन हैं और आपका पेशा क्या है। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं एक टीचर हूं, प्रोफेसर हूं रोम यूनिवर्सिटी में। तो वो जज साहब कुर्सी को साइड पर करके खड़ा हो गया और उसने कहा कि टीचर इन द कोर्ट, टीचर इन द कोर्ट, जैसे ऐलान किया जाता है, मतलब ऐलान करने वाले अंदाज में उसने कहा कि टीचर इन द कोर्ट। और वो सारे उठ खड़े हुए, मुंशी, थानेदार, अमलदार, मतलब वो जो मार्शल्स, पुलिस वाले, मुहर्रिर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो राइटर होता है, स्टेनो होता है, मतलब वो जितने भी थे सारे के सारे जो थे वो खड़े हो गए और उसने हुक्म दिया कि चेयर शुड बी ब्रॉट फॉर द टीचर, अ टीचर हैज कम टू द कोर्ट। तो वो कहते हैं कि अब वो कटहरा छोटा सा, मैं उसको पकड़ कर खड़ा हूं, वो कुर्सी ले आए। हुक्म हुआ कि तू टीचर है, खड़ा नहीं रह सकता। जज ने कहा कि ए मुअज्जज उस्ताद, ए दुनिया को इल्म अता करने वाले उस्ताद, ए मोहतरम तरीन इंसान, आप ही ने हमको अदालत और अदल का हुक्म दिया है, और आप ही ने हमको ये इल्म पढ़ाया है, और आप ही की बदौलत यानी आप ही की वजह से हम इस जगह पर बराजुमान हैं, यानी कि इस जगह पर बैठे हैं। बराजुमान है मतलब इस जगह पर बैठे हैं, इसलिए हम आपके फरमान के मुताबिक यानी आपके हुक्म के मुताबिक मजबूर हैं। अदालत ने जो जाब्ता यानी जो कानून कायम किया है उसके तहत आपको चेक करें, बावजूद इसके कि हमें इस बात की शर्मिंदगी है और हम बेहद अफसुर्दा हैं कि हम एक उस्ताद को,
जिससे मोहतरम और कोई नहीं होता, अपनी अदालत में ट्रायल कर रहे हैं, यानी कि उसके ऊपर मुकदमा चला रहे हैं। और ये किसी भी जज के लिए इंतहाई तकलीफ दे मौका है कि कोर्ट में कटहरे में एक उस्ताद मुकर्रम हो और उसका ट्रायल किया जाए। अब वो कह रहे हैं कि अब मैं अपनी जगह पर शर्मिंदा कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है। मैंने कहा कि हुजूर, जो भी आपका कानून है, जैसे कैसे भी आपका जाब्ता है, इसके मुताबिक करें, मैं हाजिर हूं। तो उन्होंने कहा कि हम निहायत शर्मिंदगी के साथ, निहायत दुख के साथ और गहरे अलम के साथ, अलम भी तकलीफ को बोलते हैं ना, रंज के साथ, गहरे, हम गहरे दुख के साथ आपको डबल जुर्माना करते हैं। अब देखो कि उन्होंने इंसाफ किया। ये नहीं कि यार उस्ताद है तो चलो ठीक है जी, छोड़ दो इसको। उन्होंने रिस्पेक्ट भी दी, और साथ ही साथ उन्होंने जो उनका कायदा कानून था, ठीक है, उसके मुताबिक जो है उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो सजा थी वो भी थी। तो कह रहे हैं कि जब मैं कुर्सी से उठ के कटहरे में से निकलकर शर्मिंदा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो वो जो जज, उसका आमला था, उसके मुंशी थे, वो सारे जनाब मेरे पीछे पीछे, अ टीचर इन द कोर्ट, जा रहे थे कि एहतरामन हम एहतराम फायका, यानी कि वो जो फायक बोलते हैं ऊंचे को, एहतराम फायका, जो ऊंचे लोगों की का जो एहतराम होता है, बड़े लोगों का जो एहतराम होता है, उसको एहतराम फायका कहा जाता है, कि हम एहतराम फायका के साथ आपको रुखसत करते हैं। मैं कहूं कि मेरी जान छोड़े, ये बाहर निकल कर मेरे साथ क्या करेंगे। कह रहे कि आगे तक मेरी मोटर तक, यानी मेरी कार तक मुझे छोड़ के आए। जब तक मैं वहां से स्टार्ट नहीं हो गया, यानी कि जब तक मैं वहां से चला नहीं गया, ये अमला वहां पर ऐसे ही खड़ा था। कह रहे कि अब मैं लौट के आया तो मैं समझा, या अल्लाह, मैं बड़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी हूँ, और मोहल्ले वालों को भी बताया कि मैं ऐसे गया था, वहां ये हुआ। मतलब वो कह रहे कि मैं अब लोगों को बड़े उससे बता रहा हूँ ना, यार मेरा तो बड़ा वहां पे प्रोटोकॉल हुआ है। तो और कह रहे हैं कि जो मेरी जो लैंड लेडी थी, वो भी बड़ी खुशी के साथ मोहल्ले में चौड़ी होके, यानी बड़ी वो खुश होके घूम रही थी कि देखो कि हमारा टीचर गया और कोर्ट ने इतनी इज्जत की, इसकी इज्जत अफजाई हुई। तो मैं ये समझा कि इसके साथ साथ मेरी तनख्वाह में भी इजाफा होगा। देसी आदमी जो है ना, वो चाहे टीचर भी हो, वो ग्रेड का जरूर सोचेगा। कितनी भी आप इज्जत दें, कितना भी एहतराम दे दें, फिर भी वो जरूर सोचेगा कि मुझे कहीं से चार पैसे भी मिलेंगे कि नहीं। तो कह रहे हैं कि मैंने अपने रेक्टर से, रेक्टर जो है ना वो यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है ना, जो वाइस चांसलर होता है, उसके एक एक इक्विवेलेंट एक पोस्ट होती है रेक्टर की। यानी जो तमाम जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स होते हैं, उनका जो हेड होता है ना, उसको रेक्टर कहा जाता है। ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर मोस्टली जो है वो रेक्टर्स होते हैं। तो कहते हैं कि मैंने अपने रेक्टर से पूछा, तो जैसे आपके कॉलेजेस में प्रिंसिपल होता है ना, इसी तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर रेक्टर होता है। कह रहे हैं कि मैंने अपने रेक्टर से पूछा, तो उसने कहा कि नहीं प्रोफेसर, नहीं, कि नहीं, तनख्वाह यहाँ प्रोफेसर की उतनी ही है जितनी तुम्हारे पाकिस्तान में है। वो कोई माली तौर पर इतने बड़े नहीं है, लेकिन इज्जत के एतबार से बहुत बड़े हैं, रुतबा उनका बहुत ज्यादा है। और कोई शख्स, यहाँ कोई ब्यूरोक्रेट हो, यहाँ कोई जज हो, आपने देख ही लिया है, यहाँ का ताजर हो, यहाँ का फ्यूडल लॉर्ड हो, यानी कि फ्यूडल लॉर्ड बोलते हैं जो नवाब होता है, वो रुतबे, उस्ताद के रुतबे के पीछे इसी तरह चलता है जैसे रोम के दिनों में गुलाम अपने आका के पीछे पीछे चलते थे। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे लगा कि शायद अगर इतनी कोर्ट में इतनी इज्जत है तो फिर सैलरी भी इसी हिसाब से होगी। तो कह रहे हैं कि बाद में मुझे पता चला कि नहीं भाई, सैलरी उतनी ही है जितनी पाकिस्तान में है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रोफेसर को कोई बहुत ज्यादा सैलरी दी जाती है, लेकिन यहाँ पे इज्जत बहुत ज्यादा है उस्ताद। यही उनका कमाल है कि माली तौर पर कमतर हैं, मतलब उस्ताद जो होते हैं माली तौर पर तो मतलब फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन रुतबे के एतबार से बहुत ऊंचे। जैसे वो सुकरात जो था, जो अपने खंडरों में और फोरम में खड़ा होके नंगे पांव बात करता था। ठीक है, फोरम ना, ये जो ग्रीक्स थे ना, ग्रीक्स, वहां पे जो टीचर के खड़े होने की जो जगह थी ना, उसको फोरम कहा जाता था, जहाँ पे टीचर खड़ा होकर लेक्चर देता था। तो सुकरात जो था वो खंडरों में था, मतलब उसका कोई बहुत कोई अमीर आदमी नहीं था। वो खंडरों में, फोरम में खड़ा होकर नंगे पांव बात करता था, लेकिन उसका एहतराम था। वो कोई अमीर आदमी नहीं था। और कहते हैं कि मेरा जो बॉस था वो कहा करता था कि यू हैव चेंज योर प्रोफेशन फॉर हैंडफुल सिल्वर, कि तुमने जो है ना वो अब चूंकि बाद में जो
इशफाक अहमद थे, इन्होंने टीचिंग छोड़ के फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर भी इन्होंने जॉब की, फिर मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के साथ मुख्तलिफ जगहों पे ये मतलब जो ये जो देन ही बिकेम अ ब्यूरोक्रेट। तो कहते हैं कि मेरा जो बॉस था वो मुझे कहता था कि यू हैव चेंज योर प्रोफेशन फॉर हैंडफुल सिल्वर, कि तुमने सिर्फ पैसों के लिए अपना जो प्रोफेशन है वो तब्दील कर लिया है। तो इन्होंने इन द वेरी अर्ली एज ऑफ हिज प्रोफेशनल लाइफ इन्होंने कुछ अरसा टीचिंग की, और लेटर ऑन फिर जैसे मैंने आपको बताया है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और इस तरीके के मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स थे उसमें ये जॉब्स वगैरह जो जो थी वो ये करते रहे। तो ये सारा इनका यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है वो लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रोफेसर दयाल सिंह लाहौर लाहौर में ये पढ़ाते रहे। इसके अलावा फिर इन्होंने रोम यूनिवर्सिटी इटली में पढ़ाया, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में इन्होंने पढ़ाया, फिर उसके बाद ये उर्दू बोर्ड में जो है ये डायरेक्टर के तौर पर इन्होंने काम किया। ठीक है। तो बड़ी इनकी एक कैरिस्मेटिक किस्म की पर्सनालिटी थी, इनके प्रोग्राम्स चलते थे टीवी के ऊपर, और इंटरव्यूज इनके आते थे। ठीक है। तो ये जनाब सबक है जो हमने पढ़ लिया है। इसमें सबक के अंदर जो इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें एज सच जो है वो ग्रामर से रिलेटेड इसमें कुछ खास नहीं है। पिछला जो सबक था उसमें जो रमूज़ औकाफ का जो पार्ट मौजूद था उसको और अगले चैप्टर को मिला के हम, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था, कुछ बच्चे शायद लेट आए हों, तो वो हम नेक्स्ट वीक की पहली क्लास में वो पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसकी तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे। ऑलराइट। तो कोई सवाल है आपके जहन में, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ लें। सर मैंने एक चीज पूछनी है। जी मरियम। सर ये जो पेज 51 की फर्स्ट लाइन थी, हम्म। उसके ऊपर उन्होंने खवातीनो हजरात लिखा हुआ था, तो उसका क्या मतलब है? ये देखो एक ना स्टाइल है कुछ, जैसे मिर्जा गालिब के बारे में कहा जाता है कि मिर्जा गालिब जो थे उनका खत लिखने का स्टाइल ऐसे था कि जैसे वो बात कर रहे हैं। जी। ठीक है, मतलब वो उनका खत जो उन्होंने शिफ्ता के नाम लिखा हुआ है उसमें वो खत के अंदर लिख रहे हैं कि अच्छा मुझे अब कोई आवाज लगा रहा है, बाद में बात करूंगा। ये क्या है कि ये एक स्टाइल है, लिखने का स्टाइल ऐसा है कि जिससे पढ़ने वाले को ऐसे महसूस होता है कि जैसे अगला बंदा आपसे बातचीत कर रहा है। ठीक है सर। ठीक है। तो ये इससे ना, मतलब वो जिस तरह नहीं, पोइट्री बाज दफा आप पढ़ते हैं तो उसमें पोइट जो है वो इस तरीके से आपसे बात कर रहा होता है कि इस तरीके से आपको कहानी बता रहा होता है, इस तरीके से आपके साथ वो मुखातिब होता है कि आपको ऐसे महसूस होता है कि जैसे आप उस कहानी में या उस स्टोरी में या उस टेक्स्ट के अंदर आप राइटर के साथ साथ चल रहे हैं। तो ये बेसाख्तगी जो है ना ये आपको कुछ राइटर्स के यहाँ मिलती है। थैंक यू। वेलकम। ऑलराइट बच्चों, हैव अ नाइस वीकेंड। See you tomorrow. See you in the next class on Monday, inshallah. इंशाल्लाह सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज अल्लाह सर। सर। हाफिज सर। Ji Faisal, you want to ask something? Okay. Okay. All right. I read your message. Okay, I got it. Okay. Okay. Peace. Peace between us. All right, Faisal. Okay. Allah Hafiz. अल्लाह Allah हाफिज Hafiz. सर।